टाइम निकाला और इस प्रोग्राम को टाइम दिया। सभी मंच पर बैठे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी, आप सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं आज इस जाट धर्मशाला के प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं जो आपने आज मुझे यहाँ आने का, यहाँ पर आके आशीर्वाद और सहयोग देने का निर्णय लिया, मैं उसका आभारी हूँ और मैं इसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता कि आपने आज मुझे यहाँ आकर जो हौसला दिया है, जो ताकत मेरी बढ़ाई है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं शुरुआत करना चाहूँगा तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि मेरे राजनीतिक जीवन का जो सफ़र है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू होकर कहाँ तक और कैसे पहुँचा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डीवी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। वहाँ 2016 में मैंने छात्र हितों की आवाज़ उठाते हुए छात्र संघ का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और वहाँ छात्रों के सहयोग और समर्थन से मुझे विजयी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद लगातार छात्रों के हितों के लिए कार्य किए, छात्रों की आवाज़ उठाई और फिर जननायक जनता पार्टी से भी मेरा नाता रहा। और 2019 का विधानसभा चुनाव हो या जींद का उपचुनाव हो, जो भी पार्टी ने उस टाइम मेरी जिम्मेदारी लगाई, मैंने उसका बखूबी निर्वाह किया। कोरोना के बाद वर्ष 2022 में जब जिला परिषद का चुनाव आया तो मेरे मन में आया कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। तो मैंने मेरे गांव से सलाह मशवरा करके, विचार विमर्श करके, सबको इकट्ठा करके यह निर्णय किया कि मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जो मेरे गांव ने मेरा साथ दिया और जो मेरे को आशीर्वाद और सहयोग दिया, और मैं आज जो इस मंच में खड़ा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव की बदौलत खड़ा हूँ। अगर वो मुझे उस दिन मना कर देते तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं मिलता। उसके बाद जैसे जैसे जिन जिन गांव में गए, चाहे रामायण गांव हो, देपड़ हो, या जो भी हमारी सातवास के या 11 गांव जो मेरे थे, वहाँ जो मेरे चाहने वाले थे या जो मेरे से प्रेम करते थे, उन लोगों ने मेरा साथ और सहयोग दिया और बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद देने का काम किया। तो जब जिला परिषद का नतीजा आया तो मुझे खासे वोटों से, 1831 वोटों से मुझे विजयी प्राप्त होने का सौभाग्य मिला। मैं कोई राजनीतिक राजघराने से नहीं हूं, मैं आप सबके बीच से निकला हूं, आप सबका अपना हूं। मेरे परिवार में मेरे दादाजी एक साधारण किसान थे और मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। उन्होंने भी जनसेवा के लिए कार्य किए। तो मैं आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं कि जब हम निर्णय कर लेते हैं और आपकी ताकत साथ हो तो एक साधारण से घर वाले को भी कोई ताकत रोक नहीं सकती। अभी वर्ष 2024 चुनावी वर्ष है। देश में लोकसभा के और हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है।
हरियाणा प्रदेश में 10 साल होने को जा रहे हैं। 9.5 साल की बीजेपी की सरकार के बाद जो आज हरियाणा प्रदेश की दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। मेरा रुझान राजनीति की तरफ नहीं, जनसेवा की तरफ है। मेरा रुझान मेरे युवा भाइयों को बेरोजगारी से रोजगारी तक का सफर तय करवाने का है। आज के समय हरियाणा में युवाओं के पढ़े लिखे होने के बावजूद पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। हमारे युवा भाई बेरोजगारी का सामना करते हुए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे युवा भाई बेरोजगारी का सामना करते हैं। जब उनको लगता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे तो बेचारे लाचार होकर के कहीं ना कहीं उसमें सरकारों की भी कमियां हैं, जो नशा बेचने वाले नशे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को खराब करने का काम कर रहे हैं। सरकारें बदलती हैं, अपना मतलब निकालती हैं, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं मेरे भाइयों का दर्द समझता हूं, जिन पे परिवार चलाने की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन 10 साल की बीजेपी सरकार के बाद आज वो नौकरियों से वंचित है। तो मैं मेरे युवा भाइयों से बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग जागरूक होइए, समय आ गया है बदलाव का। आप सभी जब तक इकट्ठा होकर के और अपनी सोच को एक विकास की गति की ओर नहीं लेकर के जाओगे, तब तक ना प्रदेश का और ना देश का भला हो सकता है। आप ही शक्ति हो, आप ही सब कुछ हो। युवा शक्ति आज के समय हमारे देश के जो लीडर हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, जो बाहर जाते हैं तो बाहर दूसरे देशों में बोलते हैं कि हमारा देश में जो युवा शक्ति है वो किसी देश के पास नहीं है। अरे मैं इस मंच के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप खोखली बातें कर रहे हो, आपने जो युवा की दुर्दशा कर रखी है हरियाणा प्रदेश में और देश में, वह किसी से छिपी नहीं है। तो भाइयों, आज समय आ गया है, आप सभी लोग जागें और जो आपके विचारों को विधानसभा तक, लोकसभा तक, आपके मुद्दों को उठाए, उनको मौका दें। और बीजेपी सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, बिना खर्ची पर्ची की बात करती है, मेरिट की बात करती है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी और बिना खर्ची पर्ची तो तब होगी नहीं जब आपने किसी ने रोजगार दिया होगा। किसी को आपने, सभी युवा ऐसे घूम रहे हैं, किसी को रोजगार देने का आपने काम नहीं किया। आज आप इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं अखबारों में, 6000 पुलिस की भर्तियां निकाल दी कि युवा थोड़ा लोभ में आए और हमारे को वोट करने का कार्य करें। लेकिन आज का युवा समझदार, और जब ठोकर खा चुका है तो उसको इतनी समझ आ चुकी है कि कौन अपना है और कौन पराया है। बात कर लीजिए किसानों की। एक नारा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। और अगर इस देश का किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो देश को दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब
बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेकर के आई और जब किसान आंदोलन लगभग 1.5 साल तक चला और किसानों ने वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए, तो बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और घमंड में चूर बैठी रही। 800 से ज्यादा वहां किसानों ने आंदोलन को शहादत दी। मैं नमन करता हूं ऐसे किसान भाइयों को जिन्होंने किसानों के लिए अपनी शहादत दी। आज किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार? मैं यहां हांसी विधानसभा की बात कर लूं तो आप मेरे साथ चलिए, गांव से शुरुआत कीजिए, हमारी डाणियों से होते हुए हम शहर में एंटर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस खेत का रास्ता बनवाया? कहां आपने नहरों का पानी 45-50 दिन तक इंतजार करते रहो, किसान मरता रहे, लेकिन इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। डाणियां आज मजबूर हैं, लाइटें नहीं है, सड़क नहीं है, फिर ये बोलते हैं कि ये काम तो सरपंच के हैं, जिला परिषद के हैं। अरे उनको कुछ करने दोगे तभी तो वो कुछ करेंगे। सारा कुछ अपने हाथ में लेकर के बैठे हो और फिर बात डालते हो पंचायत पे कि पंचायत अपने फंड से करे। जब आप कुछ फंड दोगे ही नहीं तो करेंगे कहां से वो? बात एजुकेशन की कर लीजिए, शिक्षा व्यवस्था आज जो हरियाणा प्रदेश की है, सरकारी स्कूलों को ताला लगाने का कार्य किया जा रहा है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही और जो माहौल आज के समय सरकारी स्कूलों का है, सरकार उसको अनदेखा करती जा रही है। जब एक गरीब परिवार और किसान परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए इतना ध्यान दे रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, कर्ज उठा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को फीस दे रहा है, जब उनको पढ़ाई का महत्व समझ आ रहा है तो सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि युवा को आज के टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो शिक्षा की है। तो मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सरकार सिर्फ झूठे वादे कर करके आपके वोटों को ठगने का काम कर रही है और धरातल पे कुछ नहीं है। यहाँ हांसी में बैठे लोगों को भी पाकिस्तान के नज़ारे दिखाते हैं, लेकिन लोगों को उनके बाहर की घर की सड़क या उनकी नालियाँ, खेतों के रास्ते वो भी नहीं दिखने देते, क्योंकि आज के टाइम पे जो मीडिया, जिसको यूँ कह लीजिए, मैंने तो न्यूज़ चैनल से ही सुना कि गोदी मीडिया, क्योंकि वो मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, किसी को कुछ दिखाना ही नहीं चाहते कि एक्चुअल में देश में क्या चल रहा और ये क्या कर रहे हैं। तो मैं जितने भी मेरे पत्रकार बंधु आए हैं यहाँ बैठे हैं, मैंने उन्हीं को, जो मेरे सभी भाई हैं हांसी हल्के की अच्छी बातें करते हैं, मुद्दों की बातें करते हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि हांसी विधानसभा को ऐसे ही जो मुद्दे हैं उनको दिखाते रहें ताकि हमारे लोगों में जागरूकता आए। वोट किसको करना है ये मत सोचिए, वोट किस बात पे करना है ये सोचने का विचार है। तो आज महिलाओं के विरुद्ध अपराध देश में बढ़ता जा रहा है, व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी परेशान है, महिला परेशान है, छोटे दुकानदार परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग को इन्होंने हताश और निराश करके रख दिया है। तो मैं, आप सभी लोग काफ़ी टाइम से बैठे हो, तो मैं 2 मिनट का समय आपको और दूंगा, उसके बाद में बड़ी शर्मनाक विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम उन्हीं बातों पे वोट कर रहे हैं और ये लोग वोट मांग रहे हैं कि उनके घरानों ने किसी टाइम पे कोई अच्छे कार्य किए थे। अरे ठीक है, एक पीढ़ी ने काम किया था, अगली पीढ़ी को चलो ठीक है उसके बाद पे वोट दे दो, लेकिन 4-4, 5-5 पीढ़ियाँ
जब वो कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी लोगों के बीच में वोट मांग रहे हैं। लेकिन अब समझने का समय आ गया है कि इन राजघरानों से छुटकारा पाना है और अपने बीच के लोगों को विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचाने का कार्य करना है। मैं मुद्दों पे इसलिए बात कर रहा हूं कि आप हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बीच में क्या क्या समस्याएं हैं। हम सुनते भी हैं, लेकिन मेरा फर्ज है। आज स्वास्थ्य को देख लीजिए, हमारे ज़्यादा दूर नहीं है हांसी का सरकारी अस्पताल। आप जाके देख लीजिए हिसार का अस्पताल या किसी भी प्रदेश के हॉस्पिटल में चले जाइए, जो जर्जर हालत में ये अस्पताल है। किसी का गरीब का किसी का ब्योत नहीं है बेचारे का, अगर उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है तो वो बीमारी से मर सकता है, लेकिन उसको अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। ये है बीजेपी सरकार के कार्य। तो आप सभी को आज जागने की ज़रूरत है, आप सभी को आज उठने की ज़रूरत है और आप सभी को सोचने की ज़रूरत है कि कौन हमारा भला चाहता है, कौन हमारी आवाज़ उठा सकता है और कौन विधानसभा में हास्य क्षेत्र को सुधारने की बात कर सकता है। आपके भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। यह देश तो वीर सपूतों का देश हुआ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे वीर सपूतों ने इस देश के लिए शहादत दी। तो मैं मेरे युवा भाइयों से अपील करना चाहूँगा, आपसे इसलिए उम्मीद है कि आप पढ़ो लिखो और जो ये निकम्मी सरकारें हैं इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाने का कोई कार्य कर सकता है तो मेरे युवा भाई कर सकते हैं। आप आगे बढ़ो, अपने आदर्श बनाओ। अपने आदर्शों में शहीद भगत सिंह को देखो कि उन्होंने देश के लिए कितनी छोटी उम्र में क्या किया। मैं ज़्यादा लंबा ना खींचता हुआ, मैं आप सभी को अंत में यही बोलना चाहूँगा कि मेरा निर्णय जो यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, आप सभी लोग करोगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ सभी बैठे हुए हैं, उनको लगता है मेरे पास फ़ोन भी आए कि मैं तो सोच रखा होगा, मतलब आते हैं हर किसी के, मेरे मन में भी विचार आता है कि इस पार्टी में जाऊँ ना जाऊँ। लेकिन अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि बेटा तू नुएर है तो मैं नू भी ठीक हूँ, और जब आप नू बोलोगे तू आगे बढ़ आम तरह गल्ला, हाँ, लेकिन मेरे बतारा भी ना कुछ को नहीं। मेरी ताकत सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। आप लोगों की बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप मेरे पास नहीं हो तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अंत में मैं मेरे सभी बुजुर्गों का, युवा साथियों का और पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब आगे का निर्णय आप जैसा चाहो, या कोई भाई कुछ बोलना चाहता है तो मंच आपके सामने है, लेकिन मैं निर्णय आपके हिसाब से ही लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं पटका पहन के मैं आपके बीच में आ भी सकता था कि आप मेरे अपने हो, लेकिन नहीं। आपका सहयोग और आपका समर्थन और आपके आशीर्वाद के बिना मेरे पास, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।